हेलो बच्चों, आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं बितान भाग 2 से पाठ अतीत में दबे पांव। ये ओम थानवी द्वारा लिखित एक रिपोर्ट और यात्रा वृतांत का मिला जुला रूप है। बच्चों, इसमें लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता की ऐतिहासिकता से परिचित कराया है ना। एक ऐतिहासिक सभ्यता की ऐतिहासिकता से परिचय कराया है, जिसमें मैंने बताया कि दो जो प्रमुख नगर हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। ये दोनों जो है पाकिस्तान में सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत में स्थित है। उसका इन्होंने वर्णन किया है, जो अध्ययन किया है, जो उन्होंने अनुभव किया, जो देखा, उसको इस रिपोर्ट और यात्रा वृतांत में लिख दिया। बच्चों, आपने बहुत सारे प्रश्न इसके किए हैं, अतीत में दबे पांव पाठ के। एक प्रश्न मैंने दिया था कि नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में? तर्क दें। बच्चों, ये प्रश्न बताओ, तुम तर्क दो कि पक्ष में जाओगे या विपक्ष में? मेरे ख्याल से पक्ष में, क्योंकि तुमने देखा कि ये सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता कहलाती है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी थी, है ना। तो इसलिए ये नदी के किनारे होने की वजह से जल की आपूर्ति करती थी पूरी सभ्यता में, मतलब इसमें जल की आपूर्ति अच्छी थी, इसलिए आप कह सकते हो कि जल संस्कृति थी। और जल जो है वो जीवन का आधार है। सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से समस्त जो दिनचर्या के कार्यकलाप है, क्रियाकलाप है, वो सब उस पूर्ति सिंधु नदी करती थी, है ना। और इसके अलावा बहुत सी चीजें खुदाई में मिली हैं, उनसे भी तुम्हें पता चलेगा। और अधिकतर जो सभ्यताएं हैं, वो जो प्राचीन सभ्यताओं का विकास जो है वो नदियों के किनारे हुआ है, क्योंकि नदियां जो हैं वो जल की आपूर्ति अच्छी तरह कर देती हैं, और जल जो है वो जीवन का आधार है। आज जल संकट मचा हुआ है, तो वो हाहाकार हो रहा है चारों तरफ। ये चीज सिंधु सभ्यता में नहीं दिखाई पड़ती। सामूहिक स्नानागार इसमें जो प्राप्त हुई, नदी तो चलो हो गई सिंधु नदी, और कुएं बहुत सारे मिले। स्नानागार क्या चीज होती है? स्नानागार जहाँ पर स्नान किया जाता है। सामूहिक कह रहे हैं, सामूहिक स्नानागार का मतलब है एक पंक्ति में 8-8 स्नानागार बने हुए हैं, और जिनका जो दरवाजा है वो एक दूसरे के विरुद्ध, मतलब पीछे खुलता है, कोई आमने सामने किसी का दरवाजा नहीं खुलता। तो इस तरह से अच्छी व्यवस्था, सामूहिक स्नानागार, एक ही पंक्ति में 8-8 स्नानागार है, और व्यवस्थित ढंग से, जिनका मुंह एक दूसरे के सामने भी नहीं खुलता था। और कुंड, जिसमें पीने का पानी संरक्षण किया जाता था, उसको पक्की ईंटों से और चिरौरी ईंट और खड़िया वो उससे बना के इस तरह से मतलब कर दिया जाता था, जिससे कि अंदर का पानी जो रखा हुआ संरक्षित पानी है वो बाहर न जा सके, और बाहर का पानी रिस के गंदा पानी अंदर ना आ सके। तो वो कुंड है, उसका उल्लेख ढकी हुई नालियां जो थी वो ढकी रहती थी। ओपन ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, विश्व प्रसिद्ध ड्रेनेज सिस्टम था सिंधु सभ्यता का। तो ढकी हुई नालियां, वो भी एक जल संस्कृति के लिए हम कह सकते हैं। और निकासी का सर्वोत्तम प्रबंध। बच्चों, जो पानी हम प्रयोग करते हैं या
नालियों में जो बहता है या वर्षा के दौरान ओवरफ्लो हो जाता है, वो सब पानी अगर समुचित तरीके से निकलता जाए, पास होता जाए, तो कोई समस्या नहीं आती। और नहीं तो पानी अगर रुकता है तो जगह जगह भरता है। तुम अपने रुद्रपुर में ही देख लो, निकासी की उत्तम व्यवस्था न होने के कारण। तो उस समय उस नगर सभ्यता में पानी की निकासी का भी सर्वोत्तम प्रबंध था। तो जब पानी की निकासी का भी इतना अच्छा प्रबंध और नदी, कुआं, स्नानागार, बेजोड़ निकासी, इन सब की सर्वोत्तम व्यवस्था उस सभ्यता में दिखाई पड़ती है, इसलिए हम इसे जल संस्कृति कह सकते हैं, है ना। इस तरह से ये प्रश्न तुम्हारा पूरा होता है। सारी चीजों का उल्लेख किया जाएगा जो जो जल से संबंधित है, और प्रश्न जो है वो पक्ष में, प्रश्न का उत्तर जो है वो पक्ष में दे दिया जाएगा कि हम इस लेखक के पक्ष में हैं, इसको हम जल संस्कृति कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जल जो कि जीवन का आधार है उसकी उत्तम व्यवस्था थी। धन्यवाद बच्चों।